वेलकम टू इंडियन मैथमेटिकल क्लास। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सपोज़ कि हमारे पास में एक सिस्टम है ये, और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास n अननोन्स हैं और m इक्वेशंस हैं। तो इस सिस्टम के जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं हमने उसको एक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स A है वो बनता है इस सिस्टम के कोएफिशिएंट्स से, और एक मैट्रिक्स है X जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, और इसकी सारी एंट्रीज जो है वो इस सिस्टम के अननोन्स है। थर्ड मैट्रिक्स जो हमारे पास है B, वो एक कॉलम मैट्रिक्स है और उसकी सारी एंट्रीज जो है वो इस सिस्टम की इक्वेशन के जो है सारी कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये जो सिस्टम है हम उसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं Ax इज इक्वल टू B के रूप में। ठीक है, तो अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऐसी अगर कोई सिस्टम हमें दी गई हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। When the system of equations has one or more solutions, the equations are said to be consistent. Otherwise, they are said to be inconsistent. अगर हमारे पास में जो ये सिस्टम है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो एक या उससे ज़्यादा, तो वो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट कहलाती है। और अगर उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो बना हुआ है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और सिस्टम की जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन दोनों को मिला करके जो है हम ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स जो यहाँ पे बना हुआ है जिसमें जो एंट्रीज है वो ये सारी एंट्रीज है सिस्टम के कोएफिशिएंट्स, और ये साइड वाली जो एंट्रीज जो है वो सिस्टम के इक्वेशंस की कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो मैट्रिक्स जो हमने लिखा हुआ है उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस Ax इक्वल टू B इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB आर ऑफ द सेम रैंक। अगर ये जो सिस्टम जो हमने अभी कंसिडर करी है उस सिस्टम में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, ये दोनों का रैंक अगर इक्वल होता है तभी ये सिस्टम जो है Ax इक्वल टू B ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर दोनों के रैंक इक्वल नहीं है तो वो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। If A be a n-row non-singular matrix, X be an n cross 1 matrix, B be an n cross 1 matrix, the system of equations Ax equal to B has a unique solution। मतलब कि जो ये Ax equal to B जो है उसमें जो ये मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि इस मैट्रिक्स A का हम इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जो मैट्रिक्स X जो है वो n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है और B जो मैट्रिक्स है वो है n क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो अब हम वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस Ax इक्वल टू B। Suppose the coefficient matrix A is of the type m cross n, that is
वी हैव m इक्वेशंस इन n अननोन्स। जो हमारे पास में सिस्टम दी गई है उसमें सपोज हमारे पास में m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, तो वो जो सिस्टम होगी वो m क्रॉस n की होगी और हम उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उससे हम मैट्रिक्स A बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड जो है राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB एंड रिड्यूस इट टू एन इक्लन फॉर्म बाय अप्लाइंग ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन इट। ई रो का मीनिंग होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिस्टम है उसके कोएफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स A बनाएंगे, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB हम बनाएंगे, और जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB जो है हम उसको रिड्यूस करेंगे इक्लन फॉर्म में। वो कैसे हम उसको रिड्यूस करेंगे, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस है उसके थ्रू हम उसको ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB को हम एक इक्लन फॉर्म यानी कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म जो है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इक्लन फॉर्म will enable us to know the ranks of the augmented matrix AB and the coefficient matrix A। तो जब हम ये augmented matrix AB को इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद हम जो है ये मैट्रिक्स augmented matrix AB और coefficient matrix A जो है उसके रैंक को हम कंपेयर करके इस सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगी। केस 1, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ए बी, ठीक है। अगर जो ये रैंक ऑफ ए जो है उसका रैंक जो मैट्रिक्स ए जो है उसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के रैंक से लेस देन है, तो इन दिस केस द इक्वेशन Ax इक्वल टू बी आर इनकंसिस्टेंट। मतलब कि अगर मैट्रिक्स ए का रैंक जो है वो लेस देन होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के, तो सिस्टम जो होगी वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सेकंड केस है इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। सपोज वो दोनों का रैंक जो है वो इक्वल है और कोई आर जो है वो इन दोनों का रैंक है, ठीक है। तब जो है वो ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे जो है सेकंड केस जो है उसमें कुछ हम पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं। इफ आर लेस देन एन, मतलब कि जो ये दोनों का रैंक आया उसको हमने कह दिया कि वो उसका रैंक जो है वो आर है, और हमारे पास में सिस्टम जो है उसके अंदर एन अननोन्स है। तो ये आर और नंबर ऑफ अननोन्स के बीच में जो हमें दो पॉसिबिलिटीज मिलती है। सपोज कि वो आर लेस देन एन है, देन n minus r variables are free variables. So in this case there will be an infinite number of solutions। मतलब कि अगर ये मैट्रिक्स जो है दोनों मैट्रिक्स का रैंक तो इक्वल आ गया, लेकिन सपोज कि ये दोनों का रैंक जो है वो r है और ये r जो है वो लेस देन n है, मतलब इन दोनों का रैंक अगर सिस्टम के अंदर जितने अननोन्स है उससे अगर कम हुआ तो हमारे पास में ये n माइनस आर जो है वो फ्री वेरिएबल्स हो गए। और हम जानते हैं कि फ्री वेरिएबल्स को हम कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी के जो अननोन्स हैं उसकी वैल्यू मिलेगी। और फ्री वेरिएबल्स जो क्या है वो आर्बिट्ररी वैल्यूज हम उसको असाइन कर सकते हैं। ये सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये r इक्वल टू n हो जाए, मतलब कि ये दोनों का जितना रैंक है उतने ही नंबर ऑफ अननोन सिस्टम के अंदर है। सपोज कि ये दोनों का रैंक जो है 3 है और सिस्टम के अंदर जो अननोन्स है वो भी 3 है। तो यहाँ पे देखिए इफ r इज इक्वल टू n देन n माइनस r इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये दोनों का रैंक और जो सिस्टम के अंदर अननोन्स है वो दोनों चीज़ें जो है वो अगर इक्वल हो जाए तो हमारे पास में कोई भी फ्री वेरिएबल्स नहीं बचेगा। तो इस केस के अंदर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब जो है हम जो ये मेथड भी हमने देखी उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें ये एक सिस्टम दी गई हुई है और हमें ये चेक करना है कि ये सिस्टम जो है वो
कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, जो ये सिस्टम है उसके कोएफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स ए बना देंगे, फिर एक मैट्रिक्स एक्स जो है वो बना हुआ है इसके अननोन से, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आएगी। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हम लिखते हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर हम एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, R2 माइनस 3R1। तो ये मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरह से बनेगा, 2 6 3 0 2 माइनस 6 0 6 माइनस 18। यहाँ पे जो कॉलम्स के अंदर हमारे जो एंट्रीज है -11 30 और -1। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें जो है वो ध्यान रखना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ रो ऑपरेशंस ही हम अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशंस यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करा, तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स मिला है। दूसरा ऑपरेशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं R3 माइनस 3R2। तो ये मैट्रिक्स हमको मिलता है 2 6 0 माइनस 11 0 2 माइनस 6 30 0 0 0 माइनस 91। तो अब हम देखते हैं ये जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी लिखा हुआ है हमने। तो ये जो पोर्शन जो है वो मैट्रिक्स का वो होता है मैट्रिक्स ए, और ये पूरा जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक है 2, और ये जो पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक होगा 3। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ये जो सिस्टम जो हमें दी गई है वो कंसिस्टेंट नहीं होगी। कंसिस्टेंट होने के लिए ये दोनों के जो रैंक जो है वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे ये रैंक दोनों डिफरेंट है, इस वजह से ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ये चेक करना है कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यही सेम मेथड से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ये लिखिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर जो है वो आप अननोन का एक मैट्रिक्स बनाइए, फिर मैट्रिक्स जो बी बनेगा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाइए, उसके ऊपर आप रो ऑपरेशंस अप्लाई करिए। तो यहाँ पे जो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो सेम रो ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई वही होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशंस जो है वो अलाउड नहीं है, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप फाइनल जो है वो आप चेक करिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट करिएगा ये मैट्रिक्स को। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं वहाँ से कि मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के रैंक क्या इक्वल है या फिर डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये दोनों ही सिस्टम को आपको चेक करना है, ये दोनों। ठीक है, ये आपको चेक करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एक सिस्टम हमें यहाँ पे दिया गया है और हमें ये चेक करना है कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी एक बना लेंगे। तो यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उस पर मैंने फर्स्ट एक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया हुआ है। R1 और R2 रोज जो है वो मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हमें मिलेगा, और उसके बाद इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं फर्स्ट जो एक ऑपरेशन में अप्लाई करता हूँ R2 प्लस 2R1, दूसरा ऑपरेशन जो है वो R3 प्लस 3R1। ये अप्लाई करने के बाद हमें ये एक मैट्रिक्स मिलेगा -1 2 1 4 0 3 5 16 0 7 -1 और 12। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक
ऑपरेशन अप्लाई करा हुआ, 3R3, तो ये हमें मिलेगा -1 2 1 4 0 3 5 16 और 0 21 -3 36। एक और रो ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, R3 -7R2, तो ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा -1 2 1 4 0 3 5 16 0 0 -38 -76। तो इस पे हम ये एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, -1/38 R3, -1 2 1 4 0 3 5 16 0 0 1 और 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स जो है वो इक्लन फॉर्म में वो चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये दोनों मैट्रिक्स जो है, मतलब मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इन दोनों की रैंक इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसकी रैंक जो 3 है उसको हम इक्वल टू कर देते हैं आर के, उसको हमने नाम दे दिया है आर, ठीक है। तो ये दोनों की रैंक जो है वो इक्वल है, इस वजह से ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 3, जिसको हमने कह दिया है आर, और ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो है एक और बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रैंक जो आर की वैल्यू है वो 3 है, और एन मतलब सिस्टम के अंदर जो है जितने अननोन्स है वो भी 3 हैं। तो इसका मतलब जो है वो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जो अभी हमने थियरी देखी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स ए, उन दोनों की जो रैंक आएगी उसको हम कहेंगे आर, और ये आर जो है वो इक्वल होता है अगर सिस्टम के अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स के, तो उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, आर इक्वल टू एन हो रहा है, तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम को जो है हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स जो है ए वो चेंज हो चुका है इक्लन फॉर्म में, ठीक है। ये जो हमारा इक्लन फॉर्म में चेंज हो चुका मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से हम लिख सकते हैं Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। और ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, -x + 2y + z इज इक्वल टू 4, 3y + 5z इज इक्वल टू 16 और z इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे अगर हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमें z की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू भी हमें मिलेगी। अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो बैक सब्सटीट्यूशन के थ्रू जो है वो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेगी। z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 2 है, ठीक है। थैंक यू।